हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ पे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को कवर करेगा। ठीक है ना, गारंटी लेता हूँ कि 95% जरूर मिलेगा। अब कहेंगे सर कैसे 95% मिलेगा, थोड़ा आप ये तो बता दीजिए। देखिए अच्छा बताइए, टोटल पूर्णांक कितना रहेगा आपका? 70 नंबर का रहेगा। 70 नंबर का रहेगा, लेकिन क्या 70 में 70 प्रश्न आता है? बिल्कुल नहीं आते। कुछ प्रश्न जो होते हैं वो अथवा में करके आते हैं। किस में आते हैं? अथवा में करके आते हैं, अर्थात पूरा पूरा 100 अंकों का आपका पेपर बनता है। 100 में से केवल कितना रहेगा प्यारे बच्चों? 70 करना रहेगा। तो क्या 100 में 70 नहीं कर पाएंगे? 70 करके आएंगे तो 5 नंबर मान लीजिए कटे पीटे हुए, तो 65 आपका जरूर से जरूर मिलेगा। और इस बार तो स्कूल से मैंने देखा है प्यारे बच्चों, ये जो 35 में 30 पूरा सभी को मिला है। जो कोविड-19 महामारी कारण सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं, उसमें 30 में 30 सबको मिला है। तो 65 और 30 ऐड कर देंगे तो 95% गारंटी आपको, यानी 95 नंबर सामाजिक विज्ञान मिलेगा। अगर हर सब्जेक्ट में 95 पाने पाए तो कितना हो गया? पूरा पूरा प्यारे बच्चों आपका 95% 100% हो जाएगा। क्लियर इतना? इसमें देखिए मॉडल पेपर, इसमें आपको बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों को प्यारे बच्चों मैंने कवर किया है। जो आपको समय दिया जाएगा बोर्ड में वो 3 घंटे 15 मिनट का टोटल समय रहने वाला है। प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। जो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। ठीक है ना? और सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। पेपर 2 खंडों में रहेंगे, खंड क और खंड ख, लेकिन ये 3 रहेगा, खंड ग और 4 ठो रहेगा, क ख ग घ, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना? पॉलिटी है, एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है एंड हिस्ट्री है, तो ढेर सारे हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है इसका आप आंसर जल्दी से जल्दी आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्या है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था या कब चला था? 1919 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, या 1922 ईस्वी में, या 1924 ईस्वी में? तो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था? फटाफट कमेंट करेंगे और माइंड में याद भी कर लेंगे। तो महात्मा गांधी ने असहयोग जो आंदोलन चलाया था वो प्रारंभ किया था सन 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। क्लियर है इतना? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे, महात्मा गांधी ने अफ्रीका से वापस कब आए थे? जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका गए थे, फिर अफ्रीका से वापस कब आए थे? सन 1914, सन 1915 ईस्वी, या सन 1918 ईस्वी, या सन 1919 ईस्वी में? तो महात्मा गांधी जो अफ्रीका से वापस आए थे वो आए थे सन 1915 ईस्वी में वापस आए थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से जो वापस आए थे सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में जो भारत है इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 हैं, 9 हैं, 10 हैं, या फिर 8 हैं? तो वर्तमान समय में जो भारत है इसमें जो कितने संघ, भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है प्यारे बच्चों वो 8 है। तो वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपको सीधा बता देना है कि इसमें कुल प्रदेशों की संख्या केंद्र शासित 8 है। अब है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? 7 आकर बना संघ किसे कहा जाता है? 7 आकर बना संघ किसे कहा जाता है? तो 7 आकर गठित संघ उस संघ को कहते हैं जब कुछ स्वतंत्र राज्यों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाए, जैसे अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड इस प्रकार के संघ हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि दोनों साथ में आकर एक राज्य का निर्माण किए हैं, एक देश का निर्माण किए हैं, इसलिए इसको बड़ा संघ बोला जाता है। ठीक है ना? तो
एक साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं, आपको सीधा बता देना है। साथ आकर गठित संघ उस संघ को कहते हैं जब कुछ स्वतंत्र राज्य, जो स्वतंत्र राज्य हैं, वो साथ आकर या लाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाए तो उसे ही साथ आकर बना संघ कहते हैं। जैसे अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड। प्यारे बच्चों, इसका प्यारा सा उदाहरण आप दे सकते हैं। इतना कोई दिक्कत, इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, निवल उपस्थिति अनुपात से क्या तात्पर्य। जो निवल उपस्थिति अनुपात है, इससे क्या तात्पर्य है। तो 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के वर्ग बच्चों के साथ प्रतिशत निवल उपस्थित अनुपात कहलाता है। तो निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है, आपको सीधा बता देना है कि 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निवल उपस्थित अनुपात प्यारे बच्चों कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, निवल उपस्थित अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य। यानी जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जैसे आपका घर है तो आपके घर में सब लोग कमाते होंगे, पापा तो कमाते होंगे, जाहिर सी बात, तभी तो घर का चलाते हैं। अच्छा, पापा लोग कितने महान होते हैं ना, मतलब पूरे घर का लोड चला लेते हैं। अभी आप किसी को 10 रुपये दे देते हैं, 1 रुपये, तो बार बार मांगते, भैया जी मेरा 1 रुपये दे दीजिए, मेरा 1 रुपये दीजिए। लेकिन कभी पापा ने आपको देने के बाद कभी बोला कि मैंने आपको इतने रुपए दिए थे पढ़ाने के लिए, नहीं ना। तो इसलिए उनको क्या दे सकते हैं आप लोग, उनको एक अच्छा सा जॉब पाकर अच्छा नंबर ले आकर खुशी दे सकते हैं। उनका कर्ज आप इसी प्रकार अदा कर सकते हैं, लेकिन आप उनका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं। चाहे आप जो भी बन जाइए, चाहे जो कर दीजिए, आप उनका कर्ज कभी भी उतार नहीं सकते। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो अर्जित आयु होती है उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आयु कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। यानी भारत में जो लौह अयस्क का उत्पादन है उसको संक्षेप में लिखना है। तो भारत लौह अयस्क का विशाल भंडार है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है। जो भारत है ये लौह अयस्क का सबसे विशाल भंडार है, यानी सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, भारत में। और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है जिसमें 17% लोहांश पाया जाता है। और हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है जिसमें लोहांश 50% से 60% तक पाया जाता है। भारत विश्व का लगभग 7.1% लौह अयस्क खनन कर प्रमुख लोहा उत्पादक देश है। इसका विश्व में लौह उत्पादन में 5वां स्थान है। भारत में लोहे की सुरक्षित भंडारों का अनुपात 1760 करोड़ टन लगाया गया है। यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में लोहा निकाला जाता है। भारत में आधा लगभग लौह अयस्क निर्यात कर दिया जाता है। जापान इसका प्रमुख आयात देश है, आयातक क्या हो, देश है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो पारस्परिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये गैर नवीकरणीय होते हैं। ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्यारे बच्चों प्रयुक्त होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, ऊष्मीय शक्ति, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और या बायोगैस भी कहते हैं, तथा पवन ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। और भारत में खनिज तेल कौन कौन से, एक मुंबई हाई है और दूसरा कलोल है, ये 2 है। तो ये क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का बहुत ही प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 को क्लियर करवाएगा और ये 100% गारंटी के साथ आएगा। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।